हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है सभी प्रकार के जेई एई एमपी सबमिट के लिए आप का जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास चल रही है जिसकी एक वीडियो आपको डेली 7:15 PM पर मिलती है। आज आपकी 8वीं क्लास में जिसमें टॉपिक जो आपका ब्रिक्स है, जिसमें हम ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मैं प्रकाश सर आपको ब्रिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ब्रिक जो है, ब्रिक का साइज आपको पता होना चाहिए कितना रहता है। 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड साइज रहता है। क्लियर। उससे पहले अपन ब्रिक बनाने से पहले अपन क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है जिसे ब्रिक अर्थ बोलते हैं। क्लियर। मिट्टी होती है उसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूंट रहते हैं, कौन कौन से अवयव रहते हैं, उनकी जो मात्रा आपको जानना है। और वहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ऐसे एल्यूमिना है तो एल्यूमिनिया का क्या काम है, सिल्का है क्या काम है, इसका लाइम इसका क्या काम है, ये सभी चीज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। देखो, पहले कंस्टिट्यूंट जानते हैं कौन कौन से अवयव रहते हैं। एल्यूमिना जो रहता है 20 से 30% रहता है। सिल्का कितना रहता है 50 से 60% रहता है। लाइम कितना रहता है 4 से 5% रहता है। आयरन ऑक्साइड कितना रहता है 5 से 6% रहता है। मैग्नीशिया कितना रहता है 1% अप्रोक्सीमेट आपका रहता है। क्लियर। वैसे तो आपको नाम याद नहीं करना, रटना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम कितने परसेंट, सिल्का कितने परसेंट, लाइम कितना परसेंट, आयरन ऑक्साइड कितना परसेंट, या ऑक्साइड ऑफ आयरन जो लिखा है मैग्नीशिया कितने परसेंट। क्लियर। अच्छा, याद नहीं हो तो एक आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ। नाम याद रखना। एक जैसे कि किसी का नाम है जो सीमेंट का काम कर, जो ब्रिक का काम करता है, वो है सलीम। क्लियर। तो सिल्का इसी प्रकार से मात्रा भी आप देखो इसी क्रम में, जिस सबसे जाना 50 से 60% ना। उसके बाद एल्यूमिना 20 से 30%, लाइम 4 से 5%, आयरन ऑक्साइड 5 से 6% और मैग्नीशिया अप्रोक्सीमेट 1%। क्लियर। तो इस प्रकार से एक नाम याद रख लेना, सलीम, जो कि ब्रिक्स बनाता है, सिंपल सा। चलो पढ़ते हैं एल्यूमिना के बारे में। एल्यूमिनिया इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी। अच्छा, एल्यूमिना को कभी कभी क्या क्ले भी बोल देते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखो, एल्यूमिना इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी, यानी एल्यूमिना से क्या आपकी जो प्लास्टिसिटी है वो आपकी ईंट में आती है। जब मोल्ड करते हैं उस समय पे आपकी जरूरत पड़ती है प्लास्टिसिटी, तो वो किससे आती है, एल्यूमिना से। जिसके कारण क्या इजीली मोल्ड कर सकते हैं इसको। क्लियर। तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं आपको टिक करता जाऊंगा उसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर। इफ इट इज द एक्सेस इट केस श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ द ब्रिक ड्यूरिंग द डाइंग। जी इंपोर्टेंट है। क्लियर। क्या अगर एल्यूमिना की मात्रा आपकी बढ़ जाएगी तो जब आप ब्रिक को सुखाएंगे, ड्राइंग करेंगे, क्लियर, ड्राइंग करेंगे, तो क्या होगा, इसके कारण क्या श्रिंकेज आएगा और वार्पिंग आएगा। कब आएगा, जब आप ब्रिक को सुखाएंगे जब। क्लियर है। जिसके कारण टू हार्ड हो जाएगी और जल जाएगी। बेन आप जलाओगे, जब बरंट करोगे तब क्या हो जाएगी, तब हार्ड हो जाएगी। ध्यान रखना, एल्यूमिना से आपको क्या रखना, एल्यूमिना की मात्रा कितनी रहती है 20 से 30%। ऐसे आप नोट्स बनाओगे सिंपल सा। इससे क्या होती है, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करते हैं। क्लियर। यानी प्लास्टिसिटी इससे मिलती है या इम्पार्ट होती है। इसके बाद क्या है, अगर ये एक्सेस मात्रा में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब आप ड्राइंग करेंगे तब क्या श्रिंकेज और वार्पिंग इसमें आ जाएगी। इस प्रकार से आप नोट्स बना लोगे, और जब जलाओगे तब क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट आपका अगला अवयव है सिलिका। क्लियर। अब सिलिका क्या जो प्रिवेंट यानी बचाती है, किससे बचाती है, क्रैकिंग से, श्रिंकेज से और वार्पिंग से। क्लियर। सिलिका क्या है आपकी, क्रैकिंग, श्रिंकेज और वार्पिंग से आपकी ईंट को बचाती है, ब्रिक को बचाती है। हेंस हेल्प प्रोवाइडिंग द यूनिफॉर्म शेप, और क्या करती है आपको, यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करती है। इफ इफ इन एक्सेस टू डिस्ट्रॉय कोहेशन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड ब्रिक्स बिकम ब्रिटल। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच के वो टूट जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको नोट्स बनाते चलना है। तो ठीक है ना। अब सिल्का में क्या करना है आपको, कैसे नोट्स बनाना है कि सिल्का जो रहती है आपकी 50 से 60% रहती है। ओके। क्या करती है, यूनिफॉर्म शेप देती है, यूनिफॉर्म शेप देती है। इसके बाद क्या प्रिवेंट करती है, किससे, श्रिंकेज से और वार्पिंग से प्रिवेंट करती है। अच्छा, अगर सिल्का एक्सेस मात्रा में तो क्या हो जाएगी, कोहेशन टूट जाएंगे जो कि पार्टिकल्स के बीच में है, और क्या हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं लाइम। लाइम क्या है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, यानी कि लाइम क्या है, एक लॉस देने वाला यानी हार्मफुल इंग्रेडिएंट है ब्रिक के लिए। लाइम आल्सो प्रिवेंट श्रिंकेज। लाइम बहुत कम मात्रा में होना चाहिए, लेकिन जो क्या श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है लाइम के लिए ब्रिक में। अच्छा, इफ एक्सेस, अगर लाइम जो एक्सेस हो जाएगा
इट केस द ब्रिक टू मेल्ट ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस, यानी लाइम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ब्रिक जब आप बर्न करोगे, जब आप ब्रिक को पकाओगे तब क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट यानी कि बिल्कुल ब्रिक पिघल टाइप की जाएगी। ओके, मेल्टिंग हो जाएगी ड्यूरिंग द बर्निंग। क्लियर। हेंस रिजल्ट इट इज द लॉस्ट शेप, यानी शेप को बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट यानी खो देगी। ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ब्रिक्स limestone gets converted into quick lime which absorbs the moisture, undergoes slacking as the result of which it leads टू क्रैकिंग एंड डिसइंटीग्रेटेड ऑफ ब्रिक्स। तो जहां से लाइम से आपको क्या देखना है, 5% तक मात्रा रहता है। अच्छा, क्या श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। क्लियर जी। और क्या मेल्टिंग हो जाएगा अगर जी इसकी मात्रा ज्यादा कर देंगे, इसके कारण क्या शेप को जो बिल्कुल ही खो देगा। तो इतनी सारी चीजें आपको जो है लाइम के बारे में आपको नोट कर लेना है। आयरन ऑक्साइड आप देखें तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा भी कितनी थी, अप टू 5% के आसपास थी। ओके जी, क्या देता है सबसे पहले आयरन ऑक्साइड क्या देता है, देखो आयरन ऑक्साइड हेल्प्स इन सिलिका एंड लाइम फ्यूज विथ ईच अदर देयर बी इम्पार्ट द स्ट्रेंथ, यानी कि लाइम जो आयरन ऑक्साइड सिलिका को लाइम को हेल्प करता है स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करने में, नहीं बढ़ाने में। क्लियर। इट इज आल्सो रेडियस ब्राउन टिंट इन ब्रिक्स, यानी रेडियस ब्राउन जो कलर आता है वो किसके कारण आता है, आयरन ऑक्साइड के कारण आता है। मैग्नीशिया की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया आल्सो प्रिवेंट द श्रिंकेज, यानी मैग्नीशिया भी श्रिंकेज को प्रिवेंट करती है। इसके कारण क्या, येलो टिंट कलर आता है। क्लियर। इसके कारण येलो आता है और आयरन ऑक्साइड के कारण क्या रहता, जो है रेड आ रहा था। अच्छा, कुछ चीजें क्या हार्मफुल रहती हैं, हार्मफुल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट्स इन ब्रिक अर्थ, यानी कि अर्थ के लिए जो रहती है जिससे अपन आप ईंटें बनाते हो, ब्रिक्स बनाते हो, उसमें कुछ हार्मफुल चीजें भी रहती है जैसे कि लाइम रहता है। क्लियर। तो जहां से कोई क्वेश्चन जाना बनता नहीं है। क्या करा, व्हेन डिस्क्राइब अमाउंट द लाइम प्रेजेंस इन क्ले रेल्स गुड ब्रिक्स बट एक्सेस क्वालिटी में जब होगा तो वही बात है कि मेल्ट हो जाएगी, वही सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना आयरन पायराइट होना चाहिए जो कि आपके हार्मफुल रहते हैं। एल्काइज जो होती है वो हार्मफुल रहती है, तो आपको पता है एल्काइज नहीं होना चाहिए, आयरन पायराइट नहीं होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ एल्काइज आल्सो लीड टू इफ्लोरेंस स्टैंडिंग ऑफ द ब्रिक्स। ध्यान रखना इफ्लोरेंस किसके कारण होती है, एल्काइज के कारण होती है, जो आपको बात याद रखना है, जो पेपर में आपको मिलेगी ना। स्टोन और पिबल्स, यानी कि जो स्टोन से पत्थर टाइप के रहते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, जिसके कारण क्या ब्रिक वीक हो जाती है और टूट जाती है। ऑर्गेनिक मैटर और वेजिटेबल मैटर भी आपके नहीं होना चाहिए। तो बेसिक सी चीजें, इसमें रटना कुछ नहीं, मात्र आप बेसिकली पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक, यानी कि अच्छी ब्रिक की क्या क्या क्वालिटी रहती है वो आपको पढ़ना है, और इसका टेस्टिंग ऑफ ब्रिक तो जब अपन अगली क्लास में यहीं से करेंगे। अभी आपकी जो है लंबी क्लास हो गई है, चले ठीक है, 8 ही मिनट हुए तो इसको अपन कर लेते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक देखिए, ब्रिक शुड बी अटेस्टेड टेबल मोल्ड, यानी टेबल मोल्ड होना चाहिए। वेल ब्रंट, अच्छी तरह से जली हुई होना चाहिए, पकी हुई होना चाहिए। फ्री फ्रॉम क्रैक्स, यानी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, द ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म शेप, यानी शेप यूनिफॉर्म होना चाहिए, एंड साइज भी आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये तो बेसिक सी चीज है, जहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। इंपोर्टेंट क्या है, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज क्या है, 19 बाई 9 ओके, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। में क्या हो जाएगा, 190 90 90 क्लियर। अच्छा, इसको भी ध्यान रखना, कन्वेंशनल साइज क्या रहता है, 13 × 11.4 × 7.6। कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है कन्वेंशनल साइज ऑफ द ब्रिक, तो अपन जल्दी में वही स्टैंडर्ड साइज लगा जाते हैं। अगर कन्वेंशनल साइज पूछा जाए तो जो आपका, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, और भी देखिए आगे बोल रहा है, एक मीटर क्यूब में जो ब्रिक है वो 1800 kg अप्रोक्सीमेट होती है। तो ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब का जो वेट रहता है वो कितना रहता है, 1800 kg। ओके, और सिंगल ब्रिक का वेट देखें तो 3.5 से मतलब 3.5 से 3.6 kg का जो है वेट रहता है। क्लियर। तो जहां से क्या याद रखना, स्टैंडर्ड ब्रिक क्या है, 19 × 9 अच्छा जहाँ पर लिखना 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। क्लियर। इसका क्या, 1 मीटर क्यूब में ब्रिक कितनी रहती है, अगर नंबर ऑफ ब्रिक देखे 1 मीटर क्यूब तो कितनी होती है, 500 नंबर रहती है। क्लियर। 1 मीटर क्यूब में वेट कितना रहता है, 1800 kg वेट रहता है।
एक ब्रेक का वेट कितना रहता है अप्रोक्सीमेट 3.5 से 3.6 kg। क्लियर। जब इनको आपस में अपन बजाएंगे तो मेटल साउंड आना चाहिए क्लियर। ओके। इसका जो स्ट्रक्चर है वो होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये तो बेसिक सी चीज है। फ्री फ्रॉम वर्ड्स यानी वर्ड्स नहीं होना चाहिए। क्लियर। आप देखें, जब इसको 24 घंटे के लिए रखते हैं पानी में, तो ऑब्जर्वेशन 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बाय वेट। किसके लिए? फर्स्ट क्लास के लिए। और 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसके लिए? सेकंड क्लास के लिए। ओके। जब आप वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट करते हैं 24 घंटे के लिए अपन ब्रेक को रखते हैं, 24 घंटे बाद चेक करते हैं, तो फर्स्ट क्लास जो ब्रेक है उसके लिए ऑब्जर्वेशन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? फर्स्ट क्लास के लिए 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लास के लिए कितने? 22% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, द ब्रेक शुड बी पॉस मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मिनिमम जो ब्रेक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 5.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट है, ब्रेक शुड नॉट ब्रेक इनटू पीस व्हेन ड्रॉप्ड ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम द हाइट 1 मीटर। यानी कि 1 मीटर की हाइट से आप अगर ब्रेक को छोड़ेंगे तो ग्राउंड पे गिरने के बाद बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। क्लियर। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको टफनेस टेस्ट कहते हैं। ओके। द ब्रिक शुड possess sufficient hardness एज डू नॉट शो एनी इंप्रेशन व्हेन स्क्रैच विद द फिंगर नेगल। जिसे हार्डनेस टेस्ट कहते हैं ब्रिक का। आप अपने नाखून से आपको स्क्रैच करना होगा तो आपको स्क्रैच करने का कोई भी इंप्रेशन, कोई भी निशान ब्रिक पे नहीं दिखना चाहिए। क्लियर। जब आप स्क्रैच करते हैं, द ब्रिक्स व्हेन इमर्ज इन द वाटर 24 आवर शुड नॉट शो एनी साइन और इफ्लोरेंस। यानी 24 घंटे के लिए अपन अगर ब्रिक को डुबोगे पानी में, उसके बाद देखोगे तो इफ्लोरेंस बिल्कुल भी आपका नहीं शो होना चाहिए। उसमें जो सफेद सफेद धब्बे आ जाते हैं ना, उसे बोलते हैं इन्फ्लोरेंस। क्लियर। तो वो भी आपका ब्रिक में नहीं शो होना चाहिए। आगे अपन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक देखते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक करने के लिए क्या करते हैं आप? 4 प्रोसेस रहती है। पहले क्ले को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद मोल्डिंग करेंगे, उसके बाद ड्राइंग यानी सुखाएंगे, उसके बाद बार्निंग यानी कि आप ब्रिक को पकाएंगे या फिर जलाएंगे। तो सबसे पहले क्ले को कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में देखते हैं। प्रिपेयर और क्ले सबसे पहले क्या करेंगे? अनसोलिंग करेंगे। जैसे कि कहीं पे आपको जहां पर क्ले है तो क्ले खोदेंगे ना सबसे पहले, तो ऊपर वाली जो परत है ना, जहां से 200 mm तक यानी 20 सेंटीमीटर तक, 200 mm तक जो परत है उसको अपन निकाल के और बाहर फेंक देंगे। इसी को बोलते हैं आप अनसॉलिंग। उसके बाद डगेंगे यानी खुदाई करेंगे, उसके बाद क्लीनिंग करेंगे यानी इसमें कुछ भी मटेरियल आपको मिलेगा उसको क्लीन कर देंगे। क्लियर। तो जहां पे याद रखना 200 mm तक आप अनसोलिंग करते हैं। उसके बाद बीदरिंग यानी आप लगभग एक मानसून तक या फ्यू वीक तक आप जो है रख देंगे। किसको? आप जो मिट्टी निकालिए उसको। उसका ब्लेंडिंग, इट इज द प्रोसेस विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट ब्रिक्स अर्थ आर स्पेयर ओवर द बीदर्ड क्ले। यानी जो क्ले आपकी बीदर्द हो गई है मतलब, तो उसमें क्या कुछ आपको और इंग्रेडिएंट मिलाना, कुछ आपका वैभव मिलाना, उनके मिलाने की प्रोसेस को ब्लेंडिंग बोलते हैं। ओके। इसका टेम्परिंग, इट इज द प्रोसेस विच रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी इज इंड्यूस्ड इन द ब्रिक अर्थ सो एज मेक इट फील द नेक्स्ट ऑपरेशन फॉर मोल्डिंग। यानी टेम्पिंग क्या कहते हैं? जो आप कहते हैं ना मिट्टी बनाना, यानी कि जो मिट्टी है उसमें पानी मिला देंगे सुटेबल, और उसको आराम से गूंथेंगे, मिलाएंगे, करेंगे मशीन से या फिर फावड़े वगैरह से, उसका ब्रिक को मोल्डिंग लाइक बना देंगे। उसी प्रोसेस को बोलते हैं टेम्परिंग। तो उसको याद रखना नहीं है, इसकी आप क्रम आप ऑटोमेट आपको पता है, क्रम आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? अनसॉलिंग करेंगे, डगिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे सिंपल सी। उसके बाद मिट्टी को निकाल के बीदरिंग कर देंगे, ब्लेंडिंग कर देंगे, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आपको मिलाना तो उसके बाद टेम्परिंग कर देंगे। सिंपल सा है। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन ध्यान रखना। एक मशीन है पग मिल, इसका नाम पग मिल है, इससे आप टेम्पिंग कर सकते हैं। टेम्पिंग के लिए मशीन पग मिल किसके लिए यूज होती है? टेम्पिंग के लिए यूज होती है। ओके। नेक्स्ट है आपका मोल्डिंग। अच्छा, मोल्डिंग दो प्रकार की रहती है। एक तो रहती है टेबल मोल्डिंग, एक रहती है हैंड मोल्डेड। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं। मोल्डिंग द प्रोसेस गिविंग द डिजायर शेप। ध्यान रखना, जो डिजायर शेप दे देंगे ब्रिक को, उस वाली प्रोसेस को क्या कहेंगे? मोल्डिंग। यानी कि किसी शेप में आप ब्रिक को जो है ढाल रहे हैं, उसी को तो कहेंगे मोल्डिंग। मोल्डिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ विच में इंटायर बी वुड और स्टील। यानी कि एक सांचा रहता है, या तो लकड़ी का रहेगा या फिर स्टील का रहेगा, उसी को अपन क्या कहते हैं? उसी से आप अपन मोल्डिंग कर देते हैं, इसे मोल्ड कहेंगे। लकड़ी या स्टील का सांचा रहेगा, उससे अपन मोल्ड करेंगे। क्लियर। साइज जो इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आया तो इसलिए मैं आपको पहले ही निशान लगा देता हूं ना। साइज विच कैट अप्रोक्सीमेट
8 से 12%, 8 to 12% ग्रेटर देन द डिजायर साइज ऑफ द ब्रिक। यानी कि जो मोल्ड का जो साइज रहता है, जो आपकी ब्रिक का साइज रहता है, उससे 8 से 12% आप जो है अधिक रखते हैं, जिससे कि ब्रिक श्रिंक के जो होने के बाद सेम साइज में आ जाए। क्योंकि ब्रिक जो है सूखेगी और जलेगी जब श्रिंक होती है, तो इसलिए अपन मोल्ड का साइज क्या रखते हैं, 8 से 12% ग्रेटर रखते हैं, जो आपको डिजायर शेप चाहिए ब्रिक का उससे। ओके, तो वैल्यू याद रखना 8 से 12%। ये डेप्थ ऑफ मार्क अप्रोक्सीमेट 10 से 20 सेंटीमीटर, यानी 10 to 20 सेंटीमीटर का एक टॉप फेस पे आप डेप्थ कर दोगे, एक मार्क कर दो, इसे आप क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, फ्रॉग क्या करता है, जो की का काम करता है, चाबी का काम करता है। क्लियर, मसाले के और ब्रिक के बीच में। क्लियर। अच्छा, इसके टू पर्पज रहते हैं फ्रॉग के, क्या रहते हैं, यूज टू इंडिकेट द ट्रेड नेम ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी जिस मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका नेम आप डाल सकते हो, उस पर ट्रेड नेम आ जाता है। इट एक्ट की, मैं बता, की का काम करता है डूरिंग द ब्रिक ऑन ईच अदर। क्लियर। तो मोल्डिंग आप समझ सकते हैं, मोल्डिंग क्या रहता है, डिजायर शेप में आप ब्रिक को दे देंगे शेप, तो उसे मोल्डिंग कहेंगे। मोल्ड स्टील का हो सकता है या फिर वुड का हो सकता है, जनरली वुड के यूज होते हैं। अच्छा, आपको एक बात और याद रखना, 8 से 12% जो है आप एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, किसके लिए, जिससे कि आप श्रिंक वगैरह करेगा तो ब्रिक्स डिजायर शेप में आ जाएगी। इसके टॉप फेस पर क्या रहता है, आपका फ्रॉग रहता है, जो कि डेप्थ में जो गहराई रहेगी उससे 10 से 20 सेंटीमीटर तक, 10 से 20 mm तक आपकी गहराई रहेगी, जिसे आप फ्रॉग कहते हैं। क्लियर। फ्रॉग का क्या है, फ्रॉग का मेन काम है की का काम करता है दो ब्रिक के बीच में ब्रिक और मसाला भरते हैं। क्लियर, जो आप देख रहे हो ऊपर जो है फ्रॉग, इस पर नाम डाला है। क्लियर। नेक्स्ट है, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक कैन बी डन आइदर विथ हेल्प ऑफ हैंड और मशीन। मतलब दो प्रकार की मोल्डिंग होती है, एक रहती है हैंड मोल्डिंग, ओके, और एक रहती है मशीन मोल्डिंग। अच्छा, हैंड मोल्डिंग भी दो प्रकार की रहती है, एक रहती है ग्राउंड मोल्डेड और एक रहती है टेबल मोल्डेड। क्लियर। तो क्वालिटी जो टेबल मोल्डेड की अच्छी रहती है, आगे देखते हैं। क्वालिटी ऑफ टेबल मोल्डेड ब्रिक्स इज कंपैरेटिवली बेटर देन द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड मोल्डेड, यानी ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक की जगह टेबल मोल्डेड ब्रिक की जो क्वालिटी है अच्छी रहती है। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार चीजों को आपको समझते जाना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर। मशीन मोल्डिंग दो प्रकार की रहती है, प्लास्टिक क्ले मोल्डेड ब्रिक और ड्राई क्ले मोल्डेड ब्रिक। क्लियर है। इसके बाद क्या, मोल्ड कर देंगे, उसके बाद सुखाएंगे, यानी कि जो आपकी ब्रिक है उसको सुखाएंगे। तो मोल्डेड ब्रिक आर डायरेक्टली बर्न्ट विदाउट ड्राइंग, इट मे रिजल्ट बी क्रैकिंग डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू द कोहेसिव लॉस ऑफ मॉइस्चर। यानी कि अगर आप बिना सुखा डायरेक्ट जलाएंगे तो जो क्या क्रैक्स आ जाएंगे, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा इसमें, इसलिए अपन डायरेक्ट नहीं जलाते, इसके पहले क्या सुखाएंगे। क्लियर। अच्छा, जो इंपोर्टेंट चीज आती है आपके पेपर में आ चुकी है, हेंस ड्राइंग कैरीड बी फॉर द वार्निंग इट विच इज मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस अप टू 2%, यानी जब तक 2% ब्रिक में मॉइस्चर नहीं बचे, यानी 2% जाना रहेगा जब तक सुखाएंगे। और कब तक सुखाएंगे, जब तक 2% ब्रिक में मॉइस्चर रहेगा जब तक। तो आपको वैल्यू याद रखना है, इसी प्रकार से आपको इंपोर्टेंट चीज यही है आपकी पूरे इसमें कि 2% तक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए ब्रिक की, सूखी ब्रिक में। अच्छा, ड्राइंग ऑफ ब्रिक कैन बी कैरिड आउट आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली, यानी इसको नेचुरली भी सुखा सकते हैं धूप में, और एक आर्टिफिशियली जिसमें आप आर्टिफिशियल तरीके से आप सुखाएंगे। क्लियर। डूरिंग द ड्राइंग द ब्रिक्स दे आर नेवर प्लेस अलोंग देयर फोर्स बट दे आर प्लेस ऑलवेज प्लेस अलोंग देयर एज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट और एवोपोरेशन। मतलब सिंपल सी है, ऐसे एज के भर आप रखोगे तो जाना एवोपोरेशन हो जाएगा इधर उधर से। तो ऐसे आप सुखाना, आपको एक्चुअल में ऐसे सुखाना चाहिए, बट ऐसे नहीं सुखाना चाहिए, फिर भी ठीक है, कैसे भी सुखा लो, एक्चुअल में एज के अकॉर्डिंग सुखाना चाहिए। इसमें जो बोल रहा है रेट ऑफ एवापोरेशन आपका जान हो जाए। तो इसमें इंपोर्टेंट ये है, इंपोर्टेंट ये है कि 2% तक सुखाते हैं, जहीं से आपका क्वेश्चन आपका बना है ना। नेक्स्ट देखे बार्निंग, तो वो मैं बताता जाता हूँ जहां से क्वेश्चन भर रहे हैं। क्लियर। बार्निंग ऑफ ब्रिक्स इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, यानी बार्निंग से आपकी ब्रिक में स्ट्रेंथ आती है और हार्डनेस आती है। इट मेक द ब्रिक डेंस एंड ड्यूरेबल, डेंस और ड्यूरेबल ही बना देती है। बार्निंग ऑफ ब्रिक्स शुड बी कैरिड एट द प्रायोरिटी एज ब्रिक, इफ ब्रिक्स आर ओवर बर्न्ट इट मे बी brittle, hence it can be easily broken, hence are underburnt brick remain soft, are not able to carry the design load। सिंपल सी बात बताई, जहां से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन समझने वाली बात है कि बार्निंग स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देती है, ब्रिक को डेंस और ड्यूरेबल बनाता है। यदि ज्यादा बार्निंग हो जाएगी तो ब्रिक क्या हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी, जिससे कि ब्रिक आराम से टूट जाएगी। और अगर कम बर्न करोगे आप, कम जलाओगे, कम पकाओगे, तो ब्रिक क्या सॉफ्ट हो जाएगी, जो कि लोड बिल्कुल ही नहीं झेलेगी। इसलिए बार्निंग क्या होना चाहिए, एक डिजायरेबल कंडीशन तक होना चाहिए, ना तो ज्यादा ना कम। इसलिए जो वार्निंग है वो इंपोर्टेंट प्रोसेस है। आगे क्या करा, वार्निंग ऑफ ब्रिक्स कैरीड एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, जो डिग्री सेंटीग्रेड है इंपोर्टेंट है।
ध्यान रखना, ब्रिक को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्न करते हैं, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसीलिए इसकी जगह सीमेंट अगर होता, जहां पर सीमेंट को कितना करते हैं 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बट जहां पर ब्रिक का पूछा तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। एट विच लाइम और सिल्का फ्यूज विथ ईच अदर दे देयर वाई इम्पार्ट स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक। क्लियर, बार्निंग ऑफ द ब्रिक्स कैन बी कैरिड आउट द अर्लियर इन क्लम्प और नील। क्लियर, जहां से इंपोर्टेंट चीज क्या है, आपको जो पेपर बनता है वो यही है कि इसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्न करते हैं ब्रिक को, तो ध्यान रखना 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके, इस प्रकार से आपकी वारंटी भी दो प्रकार की रहती है, एक रहती है क्लम वार्निंग। क्लियर, क्लम वार्निंग रहेगी और एक रहेगी आपकी नील वार्निंग। तो जहां से क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं, ज्यादातर जो बनते हैं वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि इतनी सारी थ्योरी पढ़ने की जरूरत आपकी नहीं है ना। डिसेंट, अच्छा, क्लम के डिसेंट एडवांटेज देख लीजिए ना, इसके लॉस क्या है। ब्रिक आर ओवरबरंट हो जाती कभी कभी, मतलब क्लम से जब आप करोगे तो कभी कभी कम, कोई कोई ब्रिक कम आपकी बढ़ती है, कोई कोई ज्यादा आपकी जो है बरंट हो जाती है, तो यही चीजें आपकी हैं, तो आप एक बार पढ़ सकते हो। कैन नॉट एम्प्लॉयड इन मानसून, यानी बरसात के समय में आप भट्टे, क्लम से बोलते भट्टा, बरसात के टाइम में इसमें अपन वो नहीं कर सकते, क्या ब्रेक नहीं पका सकते, क्योंकि बरसात के समय में पानी इसमें भर जाएगा ना। तो यही सब चीजें हैं। नील वार्निंग के बारे में आप पढ़े तो नील वार्निंग क्या रहती है, इंटरमीडिएट नील रहती है और कंटिन्यूस नील रहती है, दो प्रकार की आपकी नील रहती है। इसमें अच्छी क्वालिटी की ब्रिक पकती है। क्लियर, जो नील है जिसे आप भट्टी बोलते हैं, उसमें अच्छी प्रकार की ब्रिक आपकी पकाई जाती है। इसमें फायदा क्या है कि इसमें पानी की कोई टेंशन नहीं, ये 12 महीने चल सकती है। उसमें स्पीड भी बहुत ज्यादा रहती है ब्रिक को पकाने की, बहुत मात्रा में और कंटिन्यूस आप इसे पका सकते हैं। वो किस लिए बोले हैं, जो दो प्रकार के इंटरमीडिएट और कंटिन्यूस। इंटरमीडिएट में क्या है, क्या आप पहले पका लो फिर निकालो, फिर पका लो फिर निकालो, और कंटिन्यूस का लगातार पकाते जाओगे। क्लियर, एक साइड से निकालते जाओ, एक साइड से पकाते जाओ, इस प्रकार का सिस्टम रहता है। क्लियर, अच्छा, कंटिन्यूस नील जो रहती है वो 3 टाइप की रहती है, ध्यान रखना, बुलटेंशनल, हाफमैन और टनल टाइप्स। हाफमैन से एक दो बार क्वेश्चन आए हैं, तो वो आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं ना। अब ब्रिक मैसनरी वगैरह के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत लंबी आपकी वीडियो हो जाएगी। जो भी आपके डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।